नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य। हम लोग संपूर्ण हिंदी साहित्य को बारी-बारी से समाप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हम लोग पूरा एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक हिंदी साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हिंदी साहित्य। दोस्तों, हिंदी साहित्य को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि साहित्य होता क्या है। साहित्य किसी भी भाषा के वाचिक एवं लिखित शास्त्र समूह को साहित्य कहते हैं। यानी कि किसी भी भाषा में, क्या है भाषा, किसी भी भाषा में वाचिक एवं लिखित शास्त्र समूह, जो पढ़े गए और लिखे गए शास्त्र समूह हैं किसी भी भाषा में, उसे हम लोग साहित्य कहते हैं। दुनिया में सबसे पुराना वाचिक साहित्य संस्कृत भाषा में मिलता है। जो दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना वाचिक साहित्य है वह संस्कृत भाषा में मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना साहित्य है संस्कृत साहित्य। और सभी साहित्यों की आदि जननी है कौन सी साहित्य? संस्कृत साहित्य सभी साहित्यों की आदि जननी है। अब हम लोग देखते हैं काल विभाजन। दोस्तों, काल विभाजन को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हिंदी साहित्य में देखने को मिलती हैं, लेकिन हम लोग दो प्रकार के काल विभाजन को पढ़ेंगे। एक जो सबसे सर्वमान्य और प्रचलित है, जिसको ज्यादातर कवियों ने, लेखकों ने उसे माना है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं सर्वमान्य और सर्वप्रचलित काल विभाजन के बारे में। दोस्तों, सर्वमान्य और सर्वप्रचलित काल विभाजन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, जिसे हम लोग कहते हैं वीर गाथा काल। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। दोस्तों, आदिकाल का जो समय माना जाता है वह 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक माना जाता है। फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल में दोस्तों इसको लगभग 1400 से 1850 तक मानते हैं। मध्यकाल को 1400 से लेकर 1400 से 1850 तक मानते हैं मध्यकाल को। मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व मध्यकाल। इसे भक्ति काल भी कहते हैं। पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहते हैं। इसका जो समय है वह 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक, यह है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं। इसका समय है 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। फिर इसमें आता है दूसरा उत्तर मध्य काल, जिसे रीतिकाल कहते हैं। उत्तर मध्य काल, जिसे रीतकाल कहते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है वह 1700 से लेकर 1850 तक माना गया है। तो पहला है आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल। आदिकाल का जो समय है वह 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक है। दूसरा मध्यकाल, मध्यकाल का समय है 1400 से लेकर 1850 तक। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं। इसका जो समय है वह 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक है। फिर दूसरा उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहते हैं। इसका जो समय है वह 1700 से लेकर 1850 तक है। फिर इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को 1850 से लेकर अब तक माना जाता है। आधुनिक काल को कई भागों में, लगभग 5 भागों में बांटा गया है आधुनिक काल को। पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, इस युग को 1850 से लेकर 1900 तक माना जाता है। भारतेंदु युग को 1850 से लेकर 1900 तक माना जाता है। फिर उसके बाद है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को 1900 से लेकर 1918 तक माना जाता है। फिर तीसरा आता है छायावाद युग। छायावाद युग को 1918 से लेकर 1938 तक माना जाता है। फिर आता है प्रगतिवाद या प्रयोगवाद युग। इसे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों युग
कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है ये 1938 से लेकर 1953 तक है। फिर उसके बाद नई कविता आती है। नई कविता यानी कि इसे नवलेखन युग भी कहते हैं। नई कविता को ही नवलेखन युग कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1953 से लेकर अब तक। यह है नई कविता या नवलेखन युग। ये थी सर्वमान्य और सर्वप्रचलित काल विभाजन। फिर आता दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस हिसाब से काल को विभाजित किया था। तो पहला आता है वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला काल मानते हैं वीर गाथा काल को। इस क्योंकि यह जो टाइम पीरियड था 1050 से 1375 तक, यह एकदम वीरता का काल पीरियड माना जाता है, इसलिए इन्होंने इन्हें वीर गाथा काल कहा था। इसका टाइम पीरियड है 1050 से 1375, जो इसे वर्तमान में आदिकाल, इसमें आदिकाल कहा गया है। फिर दूसरा आता है भक्ति काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काल विभाजन के हिसाब से दूसरा काल आता है भक्ति काल। इसे 1375 से लेकर 1700 तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति काल को 1375 से लेकर 1700 तक मानते हैं। इसे पूर्व मध्य काल कहते हैं। फिर तीसरा है रीति काल। रीति काल को शुक्ल जी ने 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक इसको मानते हैं। इसे उत्तर मध्यकाल कहा गया है सर्वमान्य और सर्वप्रचलित काल विभाजन में। फिर आता है गद्य काल। गद्य काल को 1900 से लेकर 1984 तक माना जाता है, जिसे यहाँ पर आधुनिक काल कहते हैं। ये था सर्वमान्य काल विभाजन और सर्वप्रचलित, यानी कि जो सबसे ज्यादा माना जाता है, जो सबसे ज्यादा लेखक वैज्ञानिक मानते हैं, ये इसी को मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको मानते हैं, इस काल विभाजन को। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं आदिकाल, यानी कि पहला काल आदिकाल के बारे में। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं आदिकाल के बारे में। आदिकाल के बारे में समझने से पहले हम लोग समझते हैं आदिकाल को किस लेखक ने और किस कवि ने क्या क्या कहा है, उसका क्या क्या नाम रखा है। सबसे पहले आते हैं आदिकाल का नाम रखने वाले, वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल कहा था। फिर वीर गाथा काल। आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। फिर आता तीसरा चारण काल। चारण काल कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये थे एक अंग्रेज, आयरलैंड के व्यक्ति थे, ब्रिटिश ही थे। उस समय आईसीएस अधिकारी थे, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में थे। वे बंगाल और बिहार में इनकी ड्यूटी थी। इन्होंने कई भाषाओं को मतलब अध्ययन किया था और उसी क्रम में हिंदी साहित्य के बारे में अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद उन्होंने इसे चारण काल कहा था। इसे चारण काल कहा था। चारण लोग वह व्यक्ति होते हैं जो अपने मतलब किसी के आश्रय में लेखन का कार्य करते हैं। ये एक प्रकार के लोग होते हैं जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद, राजस्थान, महाराष्ट्र इस सब एरिया में रहते थे। वो लोग चारण कहलाते थे, इसलिए इसे चारण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में लोग अपने आश्रयदाताओं के को बखान में खूब लिखते थे। जो लोग उनको मतलब नौकरी पर रखते थे उनके बखान में लोग लिखते थे, इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा था। फिर आता प्रारंभिक काल। मिस्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा था। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा था। फिर आता है बीज बपन काल। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये व्यक्ति थे क्या? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा था। फिर आते हैं सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल कहते हैं राहुल सांकृत्यायन। ये यात्रा वृत्तांत के लिए बहुत फेमस है राहुल सांकृत्यायन जी, ये इन्हें कहते हैं सिद्ध सामंत काल। फिर आता है संधि चारण काल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था और संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा था।
फिर एक आता अंधकार काल, पृथ्वीनाथ कमल जिनका उपनाम है कुलश्रेष्ठ, इन्होंने इसे अंधकार काल कहा था। फिर आता बाल्यावस्था काल, रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल जिसे का उपनाम है रसाल, रामशंकर शुक्ल जिसका उपनाम है रसाल, इन्होंने इसे बाल्यावस्था काल कहा था। फिर शून्य काल, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इसे शून्य काल की संज्ञा दी थी। ये था कि कौन से लेखक ने आदिकाल को किस किस नामों से पुकारा है। अब हम जानते हैं हिंदी में प्रथम कवि कौन थे, यानी कि कौन से लेखक ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना। ये भी क्या था, प्रश्न पूछा था कि हिंदी का प्रथम कवि, इस लेखक के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, इस लेखक के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो पहले आते हैं राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा 769 इनको पहला कवि मानते हैं, जो क्या 769 ईस्वी है। रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं, कहते हैं स्वयंभू क्या 693 में ही जो लिखना शुरू प्रारंभ कर दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान जो 13वीं सदी के व्यक्ति हैं उन्हें मानते हैं। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब्दुल रहमान को जो 13वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं उन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिसका उपनाम है गुलेरी, ये राजा मुंज को जो 993 ईस्वी के आसपास का समय है, उस समय के हिसाब से मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी राजा मुंज को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी राजा मुंज व राजा भोज दोनों को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। एक बार हम लोग फिर से इसको रिपीट करते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं सरहपा को, राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को मानते हैं। रामकुमार वर्मा जी हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को मानते हैं। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज और राजा भोज दोनों को मानते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं आदिकालीन साहित्य के बारे में कि आदिकाल में किस किस प्रकार के साहित्य लिखे जाते थे। दोस्तों आदिकाल के साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है रासो साहित्य। धार्मिक साहित्य वह था जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखे जाते थे, और रासो साहित्य वह होते थे जो राजाओं के गुणगान में लिखे जाते थे, यानी कि राजा हायर करते थे लेखकों को, और वह लेखक क्या कहते राजा के गुणगान में साहित्य लिखते थे। इसमें जो थे लिखने वाले रासो साहित्य वह चारण कवि थे, चारण कवि। चारण कवि राजस्थान, मध्य प्रदेश, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत, बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहां सबसे क्या चारण कवि आते थे। ये लोग रासो साहित्य लिखते थे। ये लोग राजाओं के गुणगान करते थे, राजा इनको हायर करते थे, राजा इनको पैसे देते थे, और ये लोग राजाओं के गुणगान में लिखते थे, उसे कहते हैं रासो साहित्य। और ये धार्मिक साहित्य है, ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखे जाते थे। धार्मिक साहित्य को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, और तीसरा है जैन साहित्य। यानी कि आदिकालीन साहित्य को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखे जाते थे। दूसरा है रासो साहित्य जो राजाओं के गुणगान में लिखे जाते थे। और धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, और तीसरा है जैन साहित्य। पहले इसके अतिरिक्त इसके इन सब यानी कि धार्मिक साहित्य और रासो साहित्य के अतिरिक्त कुछ साहित्य यानी कि कुछ साहित्य जो बहुत कम मात्रा में लिखे गए हैं,
इनके अतिरिक्त वे मिलते हैं हमें लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। यानी कि इनके अतिरिक्त आदिकाल के समय में कुछ मात्रा में लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य भी मिलते हैं। तो इनको हम इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, लेकिन ये क्या कुछ मात्रा में ही मिलते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य दोस्तों, सिद्ध वह लोग थे जब बौद्ध धर्म में दो शाखाएं थे, वज्रयान और महायान। जो बौद्ध धर्म के लोग थे, जो वज्रयान जो शाखा थी, वह लोग सिद्ध कहलाते थे। यानी कि बौद्ध धर्म में दो शाखाएं, पहला था वज्रयान, दूसरा महायान। जो वज्रयान शाखा के लोग थे वह लोग सिद्ध कहलाते थे। सिद्ध मत के लोग निरीश्वरवादी थे। ये जो लोग थे निरीश्वर, यानी कि ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। वैसे भी बौद्ध धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन ये लोग क्या निरीश्वरवादी थे, यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे सिद्ध लोग। इसमें साधना, तंत्र साधना, यानी कि इसमें जादू टोना तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया था। सिद्ध साहित्य में तंत्र साधना यानी तांत्रिकों पर क्या किया, अधिक बल दिया गया था। इस प्रकार के साहित्य लिखने में अधिक बल दिया जाता था। इसमें शिव शक्ति के युगल जोड़ी की उपासना की जाती थी। शिव शक्ति के क्या युगल जोड़ी की इसमें उपासना की जाती थी। जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध किया जाता था। जो जाति प्रथा है, जो समाज में क्या है जाति प्रथा, जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था है और इनमें जो जाति व्यवस्था है, सिद्ध लोग इसका विरोध करते थे। सिद्धों में पंचमकार ये बहुत प्रसिद्ध है। तब पंचमकार में मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, ये थे पंचमकार। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस प्रकार के साहित्य में इनका अलग मतलब बताया गया था। मांस का, मछली का, मदिरा का, मुद्रा का और मैथुन का अलग अलग मतलब निकाला जाता है। हिंदी को सरापा, जो सरापा है, इन्हें हिंदी का प्रथम सिद्ध कवि माना जाता है। सरापा को हिंदी का प्रथम सिद्ध कवि माना जाता है। जो 84 सिद्ध थे उनमें सबसे प्रथम थे सरापा। सरापा, सवरपा, लोईपा, ढूंबिया, तंतिया 84 सिद्धों में मुख्य थे। सिद्धों की संख्या थी 84। सिद्धों की संख्या 84 थी। इन 84 कवियों सिद्धों में मुख्य थे सरापा, सवरपा, लुईपा, ढोम्बिया और तंतिया। ये लोग क्या थे, मुख्य थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य के बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।